हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को। और ये जो हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ये आया हुआ है एसएससी सीपीओ टीयर 2 2024, यानी कि लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में ही आया हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। बेसिकली ना आज हम इसमें ना अर्थक्वेक वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने इस पैसेज को। In the pre-dawn tranquility of the Andaman Sea, a seismic tremor struck, momentarily agitating the ocean's placid surface। देखो यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है प्री डॉन, यानी कि मॉर्निंग का टाइम है। मतलब पूरी तरह से मॉर्निंग हुई नहीं है, बिल्कुल मॉर्निंग जैसे हम कह सकते हैं अभी मॉर्निंग हुई है, बिल्कुल शांत है वहाँ का एरिया, अंडमान सी का एरिया। ठीक है, और उस एरिया में ही ना क्या होता है, एकदम से मॉर्निंग में एक सिस्मिक ट्रेमर स्ट्रक होता है। यानी कि एकदम से क्या होता है कि जो धरती है ना वो हिलने लग जाती है। ठीक है, पहले तो मॉर्निंग में बिल्कुल शांति सी थी, ट्रैंक्विलिटी, इसका मतलब होता है बिल्कुल पीसफुल काम होना। ठीक है, तो एकदम बिल्कुल मॉर्निंग में शांति वाला टाइम है। और एकदम से क्या होता है कि जो वहाँ की जो धरती है वो हिलने से एकदम एकदम से हिलने लग जाती है, ट्रेमर होने लग जाती है। और मोमेंटरली क्या होता है कि वहाँ का जो प्लेसिड सरफेस है ना ओशन का, मतलब यहाँ पे जो अंडमान का जो प्लेसिड सरफेस है ना अंडमान सी का, वो एकदम से एजिटेटिंग हो जाता है, एकदम से चीजें चेंज हो जाती है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अर्थक्वेक आ चुका होता है। ठीक है, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एन आर्कीपेलागो इन द बे ऑफ बंगाल felt the earth beneath them shudder at 5:50 a.m. on Friday। अब देखो क्या होता है यहाँ पे कि ये जो अंडमान और निकोबार है ना, ये एक आर्कीपेलागो है बे ऑफ बंगाल का। देखो, आर्कीपेलागो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, यानी कि ये जो अंडमान और निकोबार है ये आइलैंड्स हैं। ठीक है, जो पानी से घिरे होते हैं। ठीक है, अब मॉर्निंग में ही क्या होता है, 5:50 पे मॉर्निंग का टाइम होता है, फ्राइडे वाला दिन होता है। तो इस दिन क्या होता है, एकदम से जो अर्थ है ना, अर्थ के नीचे से ना एकदम से शडर होता है। मतलब धरती जो है ना, वो वहाँ की जो अर्थ है वो एकदम से हिलने लग जाती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी, यानी कि एनसीएस, अकॉर्डिंग टू एनसीएस, अ 4.2 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक occurred at a depth of 10 kilometer. Its epicenter originated from a seismically active region beneath the sea। क्या होता है एक्चुअल में कि जो एनसीएस है ना वो बता रही है यहाँ पे कि एक ना 4.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है। और इसकी जो गहराई होती है ना, इसका जो डेप्थ होता है 10 किलोमीटर गहराई में तक आता है ये अर्थक्वेक। ठीक है, और इसका जो एपिसेंटर होता है ना, उसका जो एपिसेंटर ये ओरिजिनेट है यहाँ पर है। ये जो यहाँ का सी का जो एक्टिव रीजन है ना, सी के अंदर, जैसे कि ये सी है, इसके अंदर ही इसका ओरिजिनेटेड यानी कि एपिसेंटर होता है। ठीक है, किसका? इस मैग्नीट्यूड, इस अर्थक्वेक का। नो कैजुअलिटी और डैमेजेस हैव बीन रिपोर्टेड। हालांकि कोई कैजुअलिटी या फिर कोई डैमेज या फिर किसी को नुकसान वगैरह नहीं पहुंचा है। ठीक है, ये बताया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट पे चले। अच्छा देखो, आप थोड़ा सा ना अंडमान और निकोबार की लोकेशन देख लो। जैसे कि ये इंडिया का मैप है। ठीक है, कुछ इस साइड में आपको दिखेगा ये अंडमान निकोबार, ऐसे छोटे छोटे आइलैंड्स बने होते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि ये है ना अंडमान निकोबार, ये आपको यहाँ समझ नहीं आएगा, इंडिया के मैप में ना कुछ इस जगह होते हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ा सा इमेज वगैरह देख सकते हैं। तो आगे का देख लेते हैं। Earthquakes like the one experienced in the Andaman Sea are stark reminder of the Earth's ever-shifting tectonic plates। अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे अर्थक्वेक वगैरह जो आता है ना, तो यहाँ पे जो अंडमान और अंडमान सी के आसपास ना यहाँ पे एक्सपीरियंस किया गया है कि जब भी ना एक यहाँ पे जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह है ना, यहाँ पे ये शिफ्ट होती है। मतलब टेक्टोनिक प्लेट्स यहाँ से वहाँ होती है ना, तो ऐसा देखा गया है स्ट्रांगली कि यहाँ पे ना जो जब भी ऐसा हुआ है तो यहाँ पे क्या होता है कि ये अर्थक्वेक वगैरह आता ही रहता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक टर्म आया स्टार्क रिमाइंडर। स्टार्क रिमाइंडर का मतलब होता है कि कोई भी स्ट्रॉन्ग या फिर स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर हम कह सकते हैं। तो मतलब यहाँ के लोगों ने ये चीज़ देखा, कभी भी यहाँ की जो टेक्टोनिक प्लेट है वो शिफ्ट होती है ना इधर से उधर, तो वहाँ पे ये अर्थक्वेक आता ही आता है। ठीक है,
These seismic events result from the sudden release of energy in the Earth's crust, creating seismic waves that cause the ground to shake. अब देखो होता क्या है, जब भी ना ये सिस्मिक इवेंट्स होते हैं ना, यहाँ पे यहाँ पे जब भी ये सिस्मिक इवेंट्स होते हैं ना, तो यहाँ की जो क्रस्ट होता है उसमें सडन से ना कुछ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, जब ये एनर्जी रिलीज होती है तो यहाँ पे जो अर्थ का जो हाँ, अर्थ के क्रस्ट में जब भी एनर्जी रिलीज होती है ना, तब ये यहाँ से सिस्मिक वेव्स निकलती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि भूकंपीय तरंगे निकलती है, कुछ तरंगे वगैरह निकलती है, वेव्स निकलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो ग्राउंड है, हमारा जो अर्थ है ना, वो शेक करता है, वो हिलने लग जाता है। यही होता है अर्थक्वेक। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि ना हमारे अर्थ के अंदर ना ऐसे कुछ प्लेट्स होती है। ठीक है, जैसे मैं अलग बना देती हूँ, ये प्लेट, कुछ ये प्लेट्स हैं, और ये प्लेट्स जब ऐसे एक दूसरे से टकराती है ना, तो इसमें क्या होता है, इसमें सिस्मिक वेव वगैरह होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, ये अर्थक्वेक आता है। ठीक है, तो बेसिकली अर्थक्वेक आने का जो रीजन होता है, ये जो प्लेट्स है ना, उनमें जो शिफ्टिंग होती है, एक दूसरे से टकराते हैं, तो ये अर्थक्वेक आता है। ठीक है, द इंटेंसिटी एंड इम्पैक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। अब देखो, जो इसकी जो अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी है, इसके जो इम्पैक्ट है अर्थक्वेक के, ये डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर्स पे। मतलब कोई एक रीजन नहीं है अर्थक्वेक के आने का, बहुत सारे रीजन है। जैसे कि अर्थक्वेक के आने में इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना रहा है, मतलब कि कितनी तेजी से अर्थक्वेक आया है। जैसे होता है ना, अ, अ, इसका जो मैग्नीट्यूड 3.3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 3 4 मतलब ये नॉर्मल अर्थक्वेक हम कह सकते हैं। अब यही 5 हो गया, 5 से ज़्यादा हो गया, 6 7 8 हो गया, यानी कि बहुत तबाही वाला अर्थक्वेक है। तो मैग्नीट्यूड मतलब कि कितनी तीव्रता से वो अर्थक्वेक आया है। ठीक है, तो अर्थक्वेक किस किस पे डिपेंड करता है, वेरियस फैक्टर में। एक तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, फिर उसकी डेप्थ, कितनी गहराई में ये अर्थक्वेक आया है, कितनी गहराई तक गया है। ठीक है, और प्रॉक्सिमिटी टू पॉपुलेटेड एरियाज, और वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो कैसा रहा है, कितना कितने एरिया में वो कवर करता है। तो इस सब चीज़ों की वजह से ये अर्थक्वेक मतलब डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर लोकेटेड इन अ रीजन where several tectonic plates converge, इंक्लूडिंग द इंडियन प्लेट, द बर्मा प्लेट, द सुंडा प्लेट। अब देखो, जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स है ना, ये लोकेटेड है एक ऐसे एरियाज में, एक ऐसे रीजन में, जहाँ पर ना जो टेक्टोनिक प्लेट्स है ना, वो आपस में क्या कन्वर्ज होती रहती है। कन्वर्ज मतलब आपस में वो पास पास आती रहती है। जैसे कि ये है हमारी प्लेट्स। ठीक है, क्या होता है, ये धीरे धीरे खिसक खिसक आसपास आती रहती है, क्योंकि ये एरिया वहाँ का ऐसा ही है। तो प्लेट्स यहाँ पे क्या होती है, आसपास पास में ना कन्वर्ज होती है, पास में टकराती है, आपस में आती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे अर्थक्वेक वगैरह आते हैं। और यहाँ पे देखो, कुछ एग्जांपल्स के लिए कुछ प्लेट्स के नाम दिए गए हैं, जैसे इंडियन प्लेट हो गया, बर्मा प्लेट हो गया। अच्छा, मैं ये हटा दूं सारा पहले। हाँ, देखो कौन कौन से प्लेट्स के नेम है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारा इंडियन प्लेट, बर्मा प्लेट, सुंडा प्लेट। ठीक है, और ये सारे प्लेट याद रखेंगे। और नेक्स्ट पे, हाँ, एक बार हम यहाँ देख लेते हैं। द इंटरेक्शन ऑफ दीज प्लेट्स लीड्स टू फ्रेक्वेंट अर्थक्वेक एंड वोल्केनो एक्टिविटी। अब जब भी बिना इन सारे प्लेट्स में ना इंटरेक्शन होता है, कन्वर्जेंस होता है, तो क्या होता है, ये जो सारे प्लेट्स हैं ना, फ्रेक्वेंटली यहाँ पे ना रीजन बन जाते हैं कि यहाँ पे फ्रेक्वेंटली अर्थक्वेक और वोल्केनो वगैरह आता रहता है, क्योंकि इसका रीजन क्या है, ये प्लेट्स का टकराना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, with its 4.2 magnitude, the recent earthquake is considered moderate, but its occurrence in this seismically active region serves as a reminder of the unpredictable and potentially devastating nature of such event. अब देखो यहाँ पे जैसे कि 4.2 का मैग्नीट्यूड आया है, सॉरी 4.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है अंडमान की एरिया में, अंडमान निकोबार की एरिया में रिसेंट में आया है। और देखा जाए ना, तो 4.2 का जो अर्थक्वेक होता है ना, 4.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक, उसको ना मॉडरेट माना जाता है, मतलब मध्यम है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, मॉडरेट में माना जाता है। बट सोचो ना,
ये इसका ऐसी जगह पे आना एक्टिव रीजन, जैसे कि अंडमान निकोबार, ये तो एक एक्टिव रीजन है जहाँ पे कि भूकंप वगैरह आते ही रहते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से ना सिस्मिकली एक्टिव रीजन है। तो वहाँ के लिए तो ना ये बहुत बड़ी चीज होती है 4.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आना। जैसे कि किसी अदर एरियाज में 4.2 मैग्नीट्यूड का आ रहा है तो हम कह सकते हैं मॉडरेट है, बट अंडमान वगैरह के एरिया में इस तरह का अर्थक्वेक आना ये भी कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये एक्टिव रीजन है, यहाँ पे अर्थक्वेक वगैरह आते रहते हैं। और जब ये आता है ना, तो देखा जाए तो अनप्रेडिक्टेबल, और मतलब देखा जाए कि हम प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते कि इतना ज़्यादा ये नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। हमारे नेचर को नुकसान पहुंचाता है, हमारे नेचर को डिवास्टेटिंग पूरी तरह से बर्बाद कर देता है, ठीक है। काफ़ी सारे नुकसान वगैरह भी होते हैं, तो मतलब ये कोई आम चीज़ नहीं है ऐसे एक्टिव रीजन पे आना, ठीक है। द एनसीएस, द नोडल एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग अर्थक्वेक एक्टिविटी इन द कंट्री। अच्छा, जो एनसीएस है ना, ये एनसीएस है, ये नोडल एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो कि रेस्पॉन्सिबल है अर्थक्वेक की एक्टिविटी को मॉनिटरिंग करने के लिए। मतलब कि जो एनसीएस है वो सारा चीज़ देखता है, अर्थक्वेक कितना आ रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ पर ज़्यादा आ रहा है, कहाँ पे कम आ रहा है, या कहीं ज़्यादा आ रहा है तो क्या रीज़न है, ठीक है। Using a network of seismograph, the NCS collects and analyzes data from seismic events to provide accurate information to the public and relevant authorities. अब देखो, सिस्मोग्राफ नेटवर्क का यूज करते हुए ना, जो एनसीएस है ना वो क्या करता है, डाटा को कलेक्ट करता है, फिर उसको एनालिसिस करता है, ठीक है। पहले डाटा कलेक्ट किया कि कहाँ पे कितना इवेंट, कितना अर्थक्वेक आया है, कैसे आया है, और फिर उसमें एनालिसिस करता है। उसके आधार पर ही ना ये कुछ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है पब्लिक को, और कुछ रिलेवेंट अथॉरिटीज, मतलब जो यहाँ के अधिकारी वगैरह रहे ना, उसको ये एनसीएस जो क्या है, एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अच्छा, एनसीएस ये इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, इसकी फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, ठीक है। This data helps scientists understand pattern and trends, leading to a better understanding of earthquake behavior and potential risk. अब जैसे ये जो डाटा है ना, ये जो डाटा जो भी निकाला जाता है एनसीएस के थ्रू, ये डाटा जो भी साइंटिस्ट है ना उनको काफ़ी हेल्प करता है कि यहाँ का जो अर्थक्वेक है ना, वहाँ का जो पैटर्न, अर्थक्वेक का पैटर्न क्या रहा है, इसका ट्रेंड क्या रहा है, किस तरह से हम अर्थक्वेक को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, और इसके अर्थक्वेक के बिहेवियर और पोटेंशियल कितने रिस्क हो सकते हैं। मतलब इन सारी चीज अर्थक्वेक से रिगार्डिंग, अर्थक्वेक के रिगार्डिंग हम सारी चीज़ें यहाँ पे समझ सकते हैं कि कितना अर्थक्वेक है, कैसे आया है, कितने रिस्क हो सकते हैं, ठीक है। Earlier this week, Maharashtra's Satara district was also shaken by 3.3 magnitude earthquake. अब यहाँ पे बात हो रही है इस अर्लियर दिस वीक, यानी कि इस वीक से पहले महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट में भी ना 3.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, ठीक है। तो देखो, इंडिया के मैप में कुछ महाराष्ट्र तो यहाँ है, मतलब महाराष्ट्र है यहाँ है, और अंडमान आपको यहाँ दिखेगा कुछ इस साइड, ठीक है। तो देखो, 3.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक, ये हम कह सकते हैं कि मॉडरेट से थोड़ा सा कम है, यानी कि नुकसान कम होगा, तबाही कम होगी। बट जब ये ज़्यादा होगा ना, 5 या 5 से ज़्यादा होगा, या 4, मतलब 4 से भी ज़्यादा होगा, तो इसको कहा जाएगा कि नुकसान हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चले, हाँ नेक्स्ट पे आते हैं। While these events seem isolated, they form part of broader pattern of seismic activity across the region. अब देखो, देखा जाए ना, ये जो इवेंट्स है ना बिल्कुल अलग है, क्योंकि देखो अभी तक हम पढ़े थे अंडमान निकोबार का, अब हम पढ़ रहे हैं सतारा का। तो देखा जाए तो वो प्लेस अलग है, ये प्लेस अलग है, तो ये इस जो इवेंट है ना ये भी थोड़े से अलग थलग है, ठीक है। बट हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से पार्ट है हमारे सिस्मिक एक्टिविटी का, हमारे रीजन में एक तरह से है तो इंडिया का ही हिस्सा ना। तो इंडिया के किसी किसी हिस्से में ज़्यादा अर्थक्वेक आ रहा है, किसी में कम आ रहा है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक अर्थक्वेक का ही पैटर्न है, ब्रॉडर पैटर्न है, ठीक है। The Andaman and Nicobar Islands have experienced several significant earthquakes in the past, including 5.8 magnitude earthquake in 2021. अब देखो, जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स है ना, इसने ना पहले भी काफ़ी सारे कुछ सिग्निफिकेंट अर्थक्वेक को पास्ट में एक्सपीरियंस कर रखा है। जैसे कि यहाँ पे 2021 में 5.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। 5.8 समझते हैं ना, बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कि
बहुत ज़्यादा तबाही मचाई होगी इसने, ठीक है? जब हमने अभी पढ़ा ना कि 4.2 का आया था तब भी, तो इस एरिया के लिए यही बहुत ज़्यादा होता है, तो 5.8 ने तो और ज़्यादा ही तबाही मचाई होगी, है ना? तो बेसिकली ना देखो, ये जो अंडमान निकोबार का एरिया ना, यहाँ पे अर्थक्वेक आते ही रहते हैं, ठीक है? The potential consequences of earthquake can be devastating, causing loss of life and extensive damage to infrastructure. अब देखो, इस तरह का अगर अर्थक्वेक आएगा ना, तो ये बहुत, देखा जाए ना, बहुत बहुत हद तक ये डिवास्टेटिंग, बहुत बहुत चीज़ों को ये नुकसान पहुंचा सकता है। कॉजिंग लाइफ ऑफ लॉस ऑफ लाइफ, लाइफ का नुकसान हो सकता है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर अगर आएगा ना अर्थक्वेक, तो बहुत सारी चीज़ों को तबाही कर देगा और एक्सटेंसिव डैमेज कर सकता है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बड़े लेवल पर डैमेज कर सकता है ये 5.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक। It is therefore vital to have effective early warning system and disaster management strategies in place. इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हमारे पास ना कुछ अर्ली वार्निंग सिस्टम्स होना चाहिए और कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। यानी कि देखो, जब हमें पता है कि इतने मैग्नीट्यूड का यहाँ पे अर्थक्वेक आता है, तो हमारे पास कुछ ऐसे प्लान्स होने चाहिए जिसमें कि हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम में हमें पता चल पाए कि अर्थक्वेक आने वाला है, और हम कुछ मैनेजमेंट कर पाए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कुछ स्ट्रेटजी बना बना पाए अब उस प्लेस में जाके, है ना? While 4.2 magnitude earthquake in the Andaman Sea did not result in any casualties or damages. और हाँ, देखा जाए तो 4.2 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक आया था ना अंडमान सी में, तो उसने अभी तक ऐसा कोई बहुत भारी नुकसान नहीं किया है। 4.2 की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, 5.8 की नहीं, ठीक है? 4.2 वाले में इतना तो देखो नुकसान नहीं हुआ है, मतलब इतनी सारी चीजें तबाह नहीं हुई है, पर 5.8 का आएगा तब तो सारी चीजें ही चली जाएंगी ना। It underscores the importance of continued investment in the earthquake preparedness and resilience measures, particularly in seismically active region like the Andaman and Nicobar Islands. अब देखो, हमें ये समझने की ज़रूरत है, इट अंडरस्कोर द इम्पोर्टेंस ऑफ, हाँ, हमें इस ये समझने की ज़रूरत है कि हमें ना कंटिन्यूसली अर्थक्वेक में ना इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मतलब कि हमें ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से इसको रोके, और हमें ना पहले से ही प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है? और साथ में हमें रेजिलियंस होना चाहिए कि किस तरह से हम इस चीज़ से लड़ें और किस तरह से आगे बढ़ें, क्योंकि जब हमें पता है कि ये एक्टिव रीजन है, और यहाँ पे जैसे अंडमान निकोबार का जो एरिया है ना, यहाँ पे पर्टिकुलरली जो इवेंट्स, ये जो पर्टिकुलरली यहाँ पे भूकंप वगैरह आते रहते हैं, तो ज़रूरत है हमें इससे निपटने की, ठीक है? और कुछ प्लान्स वगैरह को लाने की, ठीक है? नेक्स्ट पे चलें। अच्छा देखो, हमारा पैसेज खत्म हो गया है, हम क्वेश्चन आंसर की साइड आ जाते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द थीम ऑफ द अबव पैसेज। चार हमें ये दिया है, हमें बताना है कौन सा इस पैसेज का थीम नहीं हो सकता। अनअनाउंस्ड ट्रेमर एंड टेंजिबल रिस्क। जो ट्रेमर है, ये जो मतलब ये जो धरती कांप रही है, अनअनाउंस्ड होती है, ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भूकंप कभी बता के नहीं आता, और काफी सारे हमें रिस्क हो सकते हैं, ठीक है? चलो, ये पढ़ लिया हमने। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सिस्मिक ट्रेमर इन अंडमान निकोबार। सिस्मिक ट्रेमर हुआ है, ट्रेमर मतलब वही जो धरती कांपती है, ये अंडमान सी में, ये भी बात ठीक है। ट्रैकिंग सिस्मिक एक्टिविटी, हाँ, सिस्मिक एक्टिविटी को ट्रैक करना, ठीक है, ये बात भी। लॉस ऑफ लाइफ इन अंडमान एंड निकोबार, हमें थीम बताना है कि इनमें से क्या थीम नहीं हो सकता। क्या हम अपने पैसेज का ये थीम रख सकते हैं? क्या हमने पैसेज को पढ़ के ये जाना है कि हमारी लाइफ का लॉस, मतलब इसका हम थीम ये तो नहीं रख सकते हैं कि लॉस ऑफ लाइफ इन अंडमान एंड निकोबार, ये इसका थीम नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली बात हुई है भूकंप की, और भूकंप से किस तरह से लोगों को बचाना है, इसकी बात हुई, तो ये थीम नहीं हो सकता। और हमसे पूछा भी यही गया है कि क्या थीम नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? आप जब भी पैसेज पढ़े ना, अच्छे से पढ़े, उसकी अंडरस्टैंडिंग को समझे कि क्या बोलना चाह रहा है ये पैसेज, क्योंकि आपका आपके एग्जाम में कॉम्प्रिहेंशन पैसेज देने का मतलब ही यही है कि आप इंग्लिश पढ़कर उसको कितना समझ पाते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है इंग्लिश को लेकर, ठीक है? नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है हमारा, व्हेन वर द ट्रेमर फेल्ट इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान और निकोबार आइलैंड में जो ट्रेमर, ये जो धरती कांपने लगी थी, वो कब फील हुआ था? वो बिल्कुल नाइट के टाइम में, इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून के टाइम में, बिफोर द सनराइज, सुबह होने से पहले, सनराइज के होने से पहले, आफ्टर द सनसेट। देखो, सारे गलत हैं, हमारा जो करेक्ट आंसर है ये है बिफोर द
सनराइज, क्योंकि जो हमारा पैसेज ही स्टार्ट हुआ था ना, वो था इन द प्री डाउन ट्रैंक्विलिटी, इस तरह से था हमारा पैसेज। तो प्री डाउन का मतलब ही होता है कि अभी पूरी तरह से सुबह हुई नहीं है, बस सुबह हो ही रही है, क्योंकि लोग तो सो रहे थे ना जब ये भूकंप आया, तब तो लोग सो रहे थे। एकदम से सोते सोते उनको शांति में सो रहे थे, एकदम से उठे तो देखिए कितनी तबाही हो गई है ना। तो बिफोर द सनराइज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेसेसिटी इन अंडमान एंड निकोबार रीजन। इनमें से क्या एक ऐसा काम है जो कि बहुत जरूरी है अंडमान और निकोबार रीजन में करने के लिए, बहुत जरूरी काम है। टू इवैक्यूएट पीपल फ्रॉम आइलैंड, वहाँ के लोगों को, जो वहाँ के लोग हैं उन्हें वहाँ से निकालना ये जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे भूकंप आ रहा है, तो ये क्या जरूरी है। चलो आगे का पढ़ लेते हैं। टू इंस्टॉल अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड हैव डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज इन प्लेस। तो जरूरी है कि कुछ अर्ली वार्निंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाए और कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को बनाया जाए, अपनाया जाए, है ना। तो देखो, पहला तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे कहीं कहीं भी हमने पैसेज में ये नहीं पढ़ा है कि हाँ इस आइलैंड से लोगों को निकाल लो, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा आंसर। आगे का देख लेते हैं, पहला तो नहीं होगा। सी देख लेते हैं। टू कलेक्ट एंड एनालिसिस डाटा फ्रॉम सिस्मिक इवेंट, सिस्मिक इवेंट से डाटा और को कलेक्ट और एनालिसिस करना। टू मेक पीपल अवेयर ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, लोगों को बताना कि टेक्टोनिक प्लेट्स होती है और उनके इम्पैक्ट क्या होते हैं, ये बताना। क्या बहुत जरूरी है करना, क्या हमें अभी करना चाहिए। देखो जरूरी तो बस यही काम है ना कि यहाँ पे कुछ ऐसे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स इंस्टॉल हो ताकि लोगों को पता चल जाए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि लोग छोड़ के चले जाएंगे। और डाटा कलेक्ट करना ये तो सारे भूकंप आने के बाद होता है ना, कितना आया कैसे आया। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ये है कि प्रायोरिटी ये है कि यहाँ पे एक अर्ली वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाए, ठीक है, ताकि यहाँ के लोगों को पता चल पाए। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है हमारा, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओड वन आउट आउट रिगार्डिंग द टेक्टोनिक प्लेट्स इन अंडमान रीजन। हमें बताना है टेक्टोनिक प्लेट के रिगार्डिंग क्या इनमें से कोई एक ऑड है वो बताना है। अच्छा, प्लेट्स के बारे में, इंडियन प्लेट्स हमने पढ़ा था, हाँ जी पढ़ा था। सुंडा प्लेट्स पढ़ा था, सतारा प्लेट ये तो नहीं पढ़ा था, बर्मा प्लेट ये भी पढ़ा था। देखो सतारा हमने प्लेट नहीं पढ़ा था, सतारा एक जगह का नाम है जो कि महाराष्ट्र में है। मैंने बताया था ना, सतारा एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, सतारा कोई प्लेट नहीं थी, सतारा एक जगह का नाम था। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो, it underscores the importance of continued investment in earthquake preparedness. Here underscores means, देखो जैसे कि अर्थक्वेक की तैयारी में ना हमें कंटिन्यूसली ना इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है ताकि हम पहले से प्रिपेयर रह पाए। तो यहाँ पे अंडरस्कोर का मतलब क्या हो सकता है, एक्सटेनुएट, मिटिगेट, अंडरमाइंस, एम्फासिस। देखो एक्सटेनुएट का मतलब होता है कम करना, तो किसी चीज़ को कम करने की बात हो रही है क्या, नहीं हो रही। एक्सटेन्यूएट मतलब कम करना, ठीक है। और मिटिगेट का मतलब भी तो कम करना ही होता है। अंडरमाइंस का मतलब होता है किसी चीज़ को वीक कर देना, उस चीज़ को नुकसान पहुंचा देना। तो यहाँ पे किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाने की बात भी नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है एम्फोसिस की। अंडरस्कोर मतलब एम्फोसिस की, मतलब कि किसी चीज़ पे जोर देने की बात की जा रही है। जोर किस पे देने की बात की जा रही है कि हम अर्थक्वेक में इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, ताकि हमें पता चल पाए, कुछ अर्ली वार्निंग सिस्टम हो तो हमें पता चल पाए, है ना। तो एम्फोसिस करेक्ट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पैसेज। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा देखो, वोकेबलरी आ गया, वोकेबलरी देख लेते हैं। बाकी पैसेज तो हमारा पूरा खत्म हो गया है। एजिटेटिंग, एजिटेटिंग का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो बहुत वरीड हो, बहुत एंग्री वाली हो, है ना। आर्कीपेलेगो, आर्कीपेलेगो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। बहुत सारे जब आइलैंड्स होते हैं तो उसको आर्कीपेलेगो कहते हैं, जैसे अंडमान निकोबार के आसपास बहुत सारे आइलैंड्स है ना। और शडर, शडर का मतलब होना शेक होना, ट्रेम्बल होना, कांपना, एकदम से धरती का हिल जाना, ठीक है। स्टार्क रिमाइंडर मतलब स्ट्रॉन्ग और अनप्लीजेंट और हार्श रिमाइंडर, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार्क रिमाइंडर, ये देख लेते हैं, देख लीजिए। और रेजिलियंट, रेजिलियंट का मतलब होता है हैप्पी होना, सक्सेसफुल होना आफ्टर समथिंग डिफिकल्ट और बैड हैज हैपेंड। मतलब जैसे कि यहाँ पर ये अर्थक्वेक आया, उसके बाद लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ इंस्टॉल वगैरह हो जाए, इसलिए वो खुश है, इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं। या फिर कुछ बुरा होने के बाद जब एक अच्छा टाइम आ जाता है तो हम उसको कह सकते हैं रेसिलियंट, ठीक है। तो देखो हमारा ने ये सीरीज यहाँ खत्म हो गया है। आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। फिर अब हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।